हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रही हूँ। साथ में मैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बता रखी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर हमारी बिजनेस स्टडीज़ है तो किस तरीके से हमें केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए। वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखना चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमें किस तरीके से पेपर करना चाहिए 12th का। तो गाइस, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और कहीं बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं, 100 में से 98 97 मार्क्स भी हम लोग लेकर आए हैं। तो गाइस, कुछ टिप्स होती है जो हमें अच्छे से फॉलो कर ली ना तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम लोग 90 अबव मार्क्स लेके आ सकते हैं। हमें हार्ड स्टडी तो करनी है, लेकिन साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो गाइस, आज मैं अपने लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को पता चले, कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जिससे आप लोग को ये पता चलेगा कि 90 अबव मार्क्स किस तरीके से स्कोर किए जा सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है वांट टू स्कोर मोर देन 90%। तो कुछ टिप्स लाई हूँ जो कि मैं बोलूँगी टॉप टिप्स है, जिसको फॉलो करने से जिस बच्चे के 60% आ रहे थे 80% तो 100% आ जाएंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आप लोग को टॉप की लिस्ट में आना है तो 90 अबव भी आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है ये कि 12th में हम लोग 90% लेके आए। तो कैसे लेके आए गाइस, पहला मेरा टिप है रीड एंड अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी बुक्स प्रॉपरली। गाइस, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स लेकर आते हैं, लाइक हम लोग बहुत सारे रेफरेंस बुक लेके आते हैं। मैं यहाँ पे किसी रेफरेंस बुक के लिए नहीं बोल रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ले आते हो, बुक है ना, एनसीईआरटी की बजाय। एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग की एक साइड में पड़ी होती है, रेफरेंस बुक आप लोग की बहुत सारी होती है। स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ के केस में मैं बोलूँ तो आप लोग बहुत सारी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो। तो गाइस, उस रेफरेंस बुक में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले मैं ये नहीं बोल रही कि एनसीईआरटी रेफरेंस बुक मत पढ़ो अगर आप लोग के पास टाइम है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि गाइस पेपर तो वहां से बनने वाला है ना। तो एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ लो कि मैं अगर देसी भाषा में बोलूँ तो एनसीईआरटी चाट लो यार। बिल्कुल इस तरीके से पढ़ो कि हमें एक एक वर्ड याद होना चाहिए, कौन सी लाइन किस जगह पे है और कहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ हुआ है, कौन से टॉपिक में कौन सा एग्जाम्पल है, वो सब पढ़ो, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। वहाँ के एग्जाम्पल यहाँ आप लोगों के लिए केस स्टडीज बन के आ जाएंगे। तो गाइस, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो एनसीईआरटी को। मतलब आप लोग को एक एक लाइन याद रहनी चाहिए कि हाँ ये लाइन यहाँ थी, ये लाइन यहाँ थी, मतलब बहुत अच्छे से एनसीईआरटी आप लोग को याद होनी चाहिए। अच्छा गाइस, एक बात सुनना, एनसीईआरटी में भी दो टाइप्स की बुक होती है, एक थ्योरी बुक्स और एक प्रैक्टिकल बुक्स, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे के थ्योरी अच्छी है और प्रैक्टिकल नॉर्मल है तो आप लोग पहले थ्योरी पढ़ो, बाद में प्रैक्टिकल पढ़ना। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि हमें पता है यार थ्योरी तो इसी टॉपिक से आने वाली है। लाइक अगर मैं बीएसटी में एक एग्जांपल लूँ तो प्लानिंग चैप्टर है, तो प्लानिंग चैप्टर में हम लोगों को पता है कि थ्योरी तो इसी चैप्टर में से आने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर थ्योरी पढ़ लेंगे और अगर थ्योरी वहां से उठ के भी आ गई तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तो ईजिली ले आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल कहीं से भी आ सकता है, उसकी डिजिट्स कहीं से भी आ सकती है। तो अगर हमारा प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं है तो हमें पहले थ्योरी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मार्क्स वहां से श्योर होते हैं। बाद में प्रैक्टिकल्स अच्छे से करते रहो। लाइक अगर किसी के प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे हैं तो वो प्रैक्टिकल कंटिन्यू करे, लेकिन थ्योरी को नहीं छोड़े। बच्चे यही गलती कर लेते हैं, पहले प्रैक्टिकल करते रहते, मैथ्स अकाउंटेंसी सब कुछ करते रहते हैं, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं, वो सब कुछ करते रहते हैं और थ्योरी आप बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो। तो गाइज, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती है। थ्योरी पहले पढ़ो, क्योंकि थ्योरी से आपको पता है कि इसी टॉपिक में से थ्योरी आने वाली है, तो उसको पहले अच्छे से पढ़ो ना यार। अब देखो, हम लोग इस तरीके से बहुत सारी बुक्स ले आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं यार। अगर मैं एक सब्जेक्ट की 4 बुक्स ले आऊंगी ना तो मेरा दिमाग फिर जाएगा, मैं कहूंगी ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, क्या पढ़ो भाई, ऐसे दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे जैसे ये लड़की पकड़ के बैठ गई है, या फिर ये लड़का देखो कितनी सारी बुक्स लेकर आया है तो, लेकिन कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की फ्लड आ जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, तो हम लोग पागल हो जाते हैं, हम लोग ये नहीं समझ पाते हम पढ़े तो पढ़े क्या। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वहां पे
आपका काम खत्म नहीं होता। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, केस स्टडी सॉल्व करो। मतलब अगर बिजनेस स्टडीज की मैं बात करूं या इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा क्या आप लोग को समझ में आया भी या नहीं आया। बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं, एक बार पढ़ लिया, लेकिन हमें याद है या नहीं याद है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो, लेकिन बहुत सारे भी क्वेश्चन मत सॉल्व करो। अननेसेसरी क्वेश्चन मतलब जो अननेसेसरी टॉपिक्स है, कट गए हैं, जो पहले आते थे, वो सब कुछ नहीं सॉल्व करना गाइज। आपको आपका जो टॉपिक है या जो टॉपिक बार बार देखो रिपीट हो रहा है, या जो चैप्टर है जो मोस्ट स्कोरिंग है, लाइक अगर मैं बोलूँ अपन बोले कि पार्टनरशिप है अकाउंटेंसी में, तो पार्टनरशिप स्कोरिंग वाली है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज में हमारा डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये बहुत सारे स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आप लोग को प्लानिंग करनी है, बहुत नहीं पढ़ना है यार, बहुत लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन हमें सही डायरेक्शन में पढ़ना है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, उसको एक्सप्लोर करो हमें क्या है, उसके ऊपर एक्शन लो और फिर वापस अपने आप को इवैल्यूएट करो, लुक बैक। हम कुछ मिस्टेक कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व या डिसीजन मेकिंग में। देखो इट इज यूजलेस, इट नॉट कंपेटेबल विथ माय डिसीजन है। हम लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे, या हम लोग क्या कर लेंगे कि है ना कितने अननेसेसरी देख रहे हैं, या इधर से भी ढूंढ रहे हैं, गूगल से भी कर रहे हैं, कोचिंग की बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम लोग और फंस जाएंगे यार। कितनी बुक्स पढ़ोगे, दिमाग तो तुम्हारा लिमिटेड ही है, एज तो तुम्हारी वही है ना कि हाँ थोड़ा बहुत मस्ती भी करनी है और थोड़ी बहुत मूवीज भी देखनी है, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड पढ़ना है यार, ठीक है। और देखो लड़की बेचारी कितना खुश हो रही है, लिमिटेड देख रही है, आराम से खुश हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? मैं कोचिंग लेती थी क्लासेस में, तो वहाँ पे हम लोग 3 या 3:30 हम लोग स्टूडेंट्स को बुलाते थे, तो स्टूडेंट्स कहते थे मैम 2:30 तो हम स्कूल से घर आते हैं। अब स्कूल से घर आते हैं क्या कोचिंग आ जाए क्या, 2 घंटे सोए नहीं क्या? यार अगर आप लोग पूरी रात ढंग से सो रहे हो तो आपको दिन में सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कई बच्चों का ऐसा होता है कि हम दिन को नहीं सोते तो हमें हेडेक हो जाता है या हमें प्रॉब्लम है, तो उनको सोना भी चाहिए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। कई बच्चे सुबह अच्छे से पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़े, कई बच्चे रात को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो रात को अच्छे से पढ़े। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने टास्क को, हमारा टू डू, प्रायोरिटी हमारी किसकी है, प्रोजेक्ट हमें किस तरीके से बनाने हैं, प्लान, अचीवमेंट, ये सब कुछ देखना है यार। अच्छा गाइस एक बात सुनना, आप लोग भले 2 घंटे पढ़ो दिन में, भले ही 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो ना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, ये होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपने भले 2 घंटे दिए, लेकिन उस 2 घंटे में आपको आलतू फालतू की कोई बातें याद नहीं होनी चाहिए। आपका व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, आपके टीवी में कौन सी मूवी आ रही है, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बगल में आंटी क्या कर रही है, बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं देखना है। जब आप पढ़ो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल सिर्फ उसी चीज पे होना चाहिए, और इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि कोई 2 थप्पड़ भी मार दे ना तो भी आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि हमको 2 थप्पड़ लग गए। इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन लेवल वहां पे होना चाहिए। टिप्स क्या है टाइम मैनेजमेंट की? सबसे पहले देखो ऊपर, अपने गोल्स को सेट करो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है या मुझे रात को 12 बजे तक जागना है, ये गोल सेट करो। ऐसा नहीं है उठ जाएंगे सो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। प्रायोरिटी दो कि हमें किस चीज को क्या क्या करना है, कितना कितना टाइम देना है। फिर आपका एक टाइम टेबल बनाओ, सेट अ टाइम लिमिट, एक चीज को कितनी कितनी देर देनी है। नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क। गाइस कई बच्चे 3-3, 4-4 घंटे पढ़ लेते हैं। मैं पूछती हूँ भाई तुम पढ़ कैसे लेते हो 3-3, 4-4 घंटे? मतलब अगर मैंने जब CS किया था, अगर मैं 1 से सवा घंटा बैठूं तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल डिस्ट्रैक्ट हो जाता था यार। मेरा मन करता था मैं कुछ खाऊं, मेरा मन करता था मैं किसी से बात करूं। तो आप 3-3, 4-4 घंटे कैसे पढ़ लेते हो? जब मैं CS फाइनल में अगर आके ऐसी हरकतें करती थी तो आप लोग तो 12th में हो, इसका मतलब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें ब्रेक्स लेने चाहिए यार, काम करने के बीच में ब्रेक लोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा। आप ये मत सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको टाइम को यूटिलाइज, भाई 2 घंटे ही पढ़ने हमें, तो 2 घंटे पढ़ने तो इकट्ठे ना पढ़ के ब्रेक दे दे के पढ़ो, और एकदम से 2 घंटे भी मत पढ़ो। पहले 2 घंटे का सेट करो, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे करो।
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। उस चीज पे आपको सेट तो बहुत लोग कर लेते हैं, हाँ कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, पता ही नहीं चलता 9 बजे उठ रहा है। अभी तो लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है कि हाँ 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। नहीं भाई, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, उस चीज पे काम करो। नेक्स्ट, रिमूव नॉन असेंशियल टास्क, जो बेकार चीजें हैं, पबजी, मूवीज फालतू फालतू देखो, मना नहीं कर रही, खेलो मना नहीं कर रही, एक लिमिट तक। एक अननेसेसरी टास्क को रिमूव करो। प्लान अहेड, आगे की सोचो, फ्यूचर की सोचो, क्योंकि अभी तो 12th में हो यार। कब आप 12th के बाद सीए करोगे, सीएस करोगे, लॉयर बनोगे, कुछ तो बनोगे लाइफ में, या सिर्फ 12th करते रह जाओगे? तो उस चीज के लिए सोचो, वहां का सोचो यार। यहाँ तक लिमिटेड नहीं है लाइफ, अभी तो लाइफ स्टार्ट है। अब पता नहीं कितना चलना है तुम लोग को। अच्छा गाइस, निमोनिक्स बनाने चाहिए। निमोनिक्स का मतलब होता है लाइक, मैंने प्लानिंग में 5 क्या पढ़े, फीचर्स पढ़े। 5 फीचर्स मुझे याद नहीं हो रहे, उसको मैंने शॉर्टकट करके एक वर्ड्स में याद कर लिया। एक वर्ड्स में याद कर लिया तो क्या होता है, इससे हमें याद हो जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक हमारे सीएस में एक टॉपिक था, 4 पॉइंट्स थे और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो याद नहीं हुआ, तो मैंने उसका शॉर्टकट बना दिया मॉम्स। मॉम्स का मतलब एम से मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम से मतलब मैक्सिमाइज प्रॉस्पेरिटी करके था, और एस से मतलब सोशल जस्टिस था। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को याद हो गया और एग्जाम में भी नहीं भूले वो, और ऐसे में वो मार्क्स भी अच्छे लेके आए। तो निमोनिक्स बनाने चाहिए। अच्छा, एग्जाम से पहले अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं भूल जाता हूँ, लाइक कईयों की ऐसा लगता है कि भूल जाता हूँ, या आरबीएससी के बच्चे हैं जिनको पता है कि हमारे एग्जाम्स में ब्रेक नहीं आएंगे, फाइनल एग्जाम्स में लगातार एग्जाम्स होते हैं आरबीएससी के, तो उनको क्विक नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन का भी ब्रेक नहीं आ रहा, मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रही, मैं आरबीएससी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ऐसे में आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो आपके हैंड टू हैंड लर्न हो जाएंगे। तो सीबीएसई नोट्स बनाओ फॉर क्विक रिविजन। और सीबीएसई के भी बच्चे हैं जो ऐसे हैं जिनको एग्जाम में पढ़ने में मजा नहीं आता, या बार बार सेम चीजें पढ़ने में मजा नहीं आता, वो क्विक नोट्स बनाओ। उस क्विक नोट से काम करो। क्विक नोट्स का मतलब होगा चार्ट बना लिए, निमोनिक्स बना लिए, ये सब कुछ आपको करने चाहिए। टॉट योर मेंटर टाइम टू टाइम, अपने मेंटर्स को, लाइक स्कूल की कोई टीचर है या कोचिंग की कोई है, या आपको कोई बड़ा भाई बहन है जिसको आपको लगता है कि मुझे उसको बात करनी चाहिए, उससे बात करते रहो। उससे बात करते रहोगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा, आपको बात बताएगा कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। देखो मेंटोरिंग क्या हेल्प करती है, सबसे पहले मैं बोलती हूँ मोटिवेशन देती है हमें। जब मेरा मन करता है यार फेंक दूँ इस बुक्स को, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा पढ़ने का, तो वहां पे वो मोटिवेट करते हैं, करना है नहीं, करना है तुमको, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मतलब मोटिवेशन। एडवाइस देते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा गोल्स उनका होता है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो हमारे मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे सक्सेस में। हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, भाई अभी तो तू 12th काम कर रहा है, तू इस तरीके से काम कर, तू इस तरीके से पढ़, अपना टाइम टू टाइम इस तरीके से मैनेज कर, आगे फ्यूचर में सीए करियो, सीएस करियो, ये करियो, वो करियो। नेक्स्ट, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं हमें, मतलब गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं वो लोग, हमारे गोल्स में हेल्प करते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं। गाइस, कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है एक बार पढ़ लिया बस अब तो दिमाग में फिट हो गया, अब तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ से तो कोई निकाल ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। उस चीज़ को जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक तो मतलब जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा 1 महीने बाद तो मैं भूल जाऊंगी। तो हमें अपनी पास्ट मेमोरी को वापस क्या करना पड़ता है, फ्रेश करना पड़ता है। तो हमें अपनी चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज अगेन एंड अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटेड पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, गारंटी है कि अच्छे मार्क्स ले आओगे। गाइस, एक बात याद रखना, कीप काम एंड रिवाइज अगेन। हमेशा शांत मन से काम करना। जो लोग अग्रेसिव होते हैं, जो लोग को लगता है कि नहीं मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, वो लोग कभी सक्सेस नहीं होते। हमेशा काम रह के काम करना, तो आप देखना हर चीज़ में सक्सेस होंगे। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन का मतलब जो आपने पढ़ा वो देखो आपको आता है कि नहीं आता। आप लोग सुबह उठते हो 10 मिनट, सिर्फ अपने आप को दो 10 मिनट,
और ये देखो कि मैंने कल पूरे दिन में क्या पढ़ा और उसमें से मुझे क्या याद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सारे टेस्ट दो, चाहे कोचिंग का टेस्ट हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो, और खुद से भी टेस्ट लेते रहो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन से पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमें नहीं आता, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं लाई हूँ, एक बार ध्यान से देखना। इवैल्यूएशन में क्राइटेरिया सेट करो कि हमें क्या क्या देखना है, एनालाइज करो अपने आप को, परफॉर्मेंस दो, अप्रोच लगाओ कि हाँ मैंने पहले इस तरीके से पढ़ाई की, उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिली, तो अब मैं इस तरीके से करूँगा। तो वो सब कुछ देखना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। गाइस, आई होप आप लोग ये सारे टिप्स फॉलो करो। गारंटी है यार कि 20% तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। जिसका जैसा लेवल है ना, उससे 20% ऊपर मान के चलो, 100% बढ़ेंगे। गाइस, मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, क्योंकि आप लोग को पता है कि ड्यू टू द कोविड-19 हमारा सिलेबस 30% डिक्रीज हो गया। तो प्लीज़ एक बार वो जाके देख लेना कि हमारे सिलेबस में क्या है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो ही काम होगा, क्योंकि आप अननेसेसरी पढ़ लोगे तो कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि सिलेबस से कंटेंट बहुत हेल्प करेगा आपको। और उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आप लोग को देखना चाहिए। तो गाइस, अगर आप लोग को ये सब अच्छा लग रहा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब द चैनल। और अगर इससे किसी के 20% मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस, यहीं पे क्लोज करते हैं हमारी आज की वीडियो। बाय, थैंक यू।